Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for competitive exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So, without wasting any time, let's see what is in the news. देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, बहुत सारे बिल पास किए गए थे बाय दी तमिलनाडु गवर्नमेंट। अब आप इस वाले सेक्शन को यहाँ पर हाईलाइट में कर देती हूँ सो दैट इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड फ्रॉम विच पर्टिकुलर सेक्शन आई एम एक्सप्लेनिंग दिस आर्टिकल। देखिए रिसेंटली हुआ क्या था, बहुत सारे बिल्स पास किए गए थे बाय दी तमिलनाडु असेंबली। अब हुआ क्या, दे हैव बीन केप्ट पेंडिंग बाय दी गवर्नर। वापस वापस से गवर्नर इनको अपने पास रोकते जा रहे थे और बोल देते थे कि भाई अभी हम अपना इस पेसेंट देंगे। अब जो तमिलनाडु असेंबली है, इन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से अर्ज किया, एक रिक्वेस्ट किया कि भाई आप एक काम करिए, आप एक टाइमलाइन फिक्स कर दीजिए, है ना। किसके लिए टाइमलाइन फिक्स कर दो, आप एक गवर्नर के लिए टाइमलाइन फिक्स कर दीजिए। वो किसी भी बिल पर जो असेंबली जिसे पास कर देती है उस पर अपना जो असेंट है वो इस पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में दे दें। ठीक है। सो गवर्नर R N रवि जो यहाँ पर हैं, इन्होंने इम्प्लाइड किया कि दैट इफ द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर transgresses the constitutional limit then it is the governor's responsibility not to give assent। तो ये इनका यहाँ पर काउंटर आर्ग्यूमेंट था। रिजल्टेड इनटू व्हाट, यहाँ पे दो आर्टिकल वापस फ्रेम में आ गए। एक तो है आर्टिकल 355 और एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल हमें इसके कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा विच इज़ द आर्टिकल 200। तो चलिए समझ लेते हैं पहले इन दोनों आर्टिकल्स के बारे में। अब देखिए आर्टिकल 200 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या बात कर रहा है, ये बात कर रहा है किसी भी बिल पे जो असेंट देने की बात की जाती है उससे रिलेटेड बात यहाँ पे की जा रही है। बोल रहे हैं जब भी कोई बिल पास होता है बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और इन द केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑल्सो, तो जो पास बिल होता है या फिर दोनों हाउसेस जो होते हैं वहाँ से ये पास हो जाता है, इट शैल बी प्रेजेंटेड। देखिए शब्दों पे हमें ध्यान देना होगा कि इट शैल बी प्रेजेंटेड टू द गवर्नर। और गवर्नर क्या करेगा, वो डिक्लेयर कर देगा कि आइदर दैट ही असेंट टू द बिल और दैट ही विदहोल्ड असेंट देयर फ्रॉम और दैट ही रिजर्व द विल फॉर द कंसीडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर इनको क्लियर भी करना है, गवर्नर क्या कर रहे हैं, वो डिक्लेयर कर देंगे कि या तो वो असेंट दे रहे हैं या वो अपना असेंट विदहोल्ड कर लेंगे या वो क्या कर देंगे, रिजर्व कर लेंगे बिल को कि वो प्रेसिडेंट के थ्रू यहाँ पर उसको कंसीडर करवाएंगे। अदर देन दैट यहाँ पर क्या बात की जा रही है, इट ऑल्सो प्रोवाइडेड दैट गवर्नर में एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, आई हैव हाईलाइटेड ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट, तो उनको समझते चलिए कि गवर्नर जितनी जल्दी हो सके, जैसे ही उसके सामने बिल रखा जाता है असेंट के लिए, वो उसे रिटर्न कर दे अगर वो मनी बिल नहीं है तो, टुगेदर विद अ मैसेज रिक्वेस्टिंग दैट द हाउस और हाउस विल रिकंसीडर द बिल और एनी स्पेसिफाइड प्रोविजन देयरफॉर and in particular will consider the desirability of introducing any such amendment as he may recommend in his message and when a bill is written। so जो house है, हाउस शैल ऑल्सो रिकन्सिडर द बिल अकॉर्डिंगली, कि भाई वापस आया है, जो भी यहाँ पे रिकमेंडेशन दिए गए हैं उसके हिसाब से रिकन्सिडर करना है। एंड इफ द बिल इज पास्ड अगेन बाय द हाउस or without amendment and presented to the governor for assent, the governor shall not withhold assent therefrom। तो एक बार चला गया, आपने बोल दिया कि नहीं रिकंसीडर कर दीजिए और उसके बाद भी बिल वापस से हाउस से पास होकर आ जाता है, देन व्हाट इज द केस। अब आप इसको यहाँ पर क्या नहीं कर सकते, विद होल्ड नहीं कर सकते। सो इट फर्दर प्रोवाइडेड दैट गवर्नर शेल नॉट असेंट टू बट शेल रिजर्व फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, आप रिजर्व मत करिए, इनके लिए रख लीजिए। एनी बिल विच इज ओपिनियन ऑफ द गवर्नर वुड if it become law so derogate from the power of the high court as to endanger the position which that court is by the constitution designate to fit। अब वहीं आर्टिकल 355 के बारे में भी बात कर लेते हैं।
अब देखिए 355 के बारे में बात करते हैं तो आपको याद होगा एक अभी रिसेंटली नहीं, लास्ट ईयर पश्चिम बंगाल की जो वीरभूम क्षेत्र है वहाँ पे चुनाव के बाद क्या हो गए थे, बहुत ज़्यादा वायलेशंस देखने मिले थे और बहुत सारी जो पार्टीज़ हैं उन्होंने बोल दिया था कि आपको क्या करना है, जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 355 है उसे लागू कर दीजिए। अब 355 किस बारे में बात करता है, ये बोलता है दैट इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट अगेंस्ट एक्सटर्नल एज वेल एज internal disturbance and to ensure that government of every state is carried on in accordance with the provision in the constitution। मतलब बोल रहे हैं संघ का कर्तव्य है कि वो क्या करेंगे, किसी भी बाहरी जो एग्रेशन हो रहा है या आंतरिक अशांति से हर स्टेट को यहाँ पे प्रोटेक्शन देंगे। साथ ही इस बात को भी कंसीडर किया जाएगा कि प्रत्येक स्टेट जो यहाँ पर है वो उसकी सरकारें संविधान के हिसाब से कार्य करें। तो आर्टिकल 355 की जब हम बात करते हैं तो ये इमरजेंसी प्रोविजंस को बताते हैं जो कि हिस्सा है हमारे पार्ट 18 का, ठीक है, और ये कंसीडर करता है 352 से 360 तक को। अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए आर्टिकल 356 भी याद रखेंगे। अब 356 में होता क्या है, देखो कभी भी केंद्र सरकार किसी भी राज्य में जो भी जब कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पर जो उनका सिस्टम है अगर वो फेल होता हुआ नज़र आता है या लग रहा है कि नहीं यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट है, ऐसी कंडीशन में जो स्टेट गवर्नमेंट का जितना पूरा शासन है वो प्रेसिडेंट उसे अपने हाथ में ले लेते हैं और इसी को हम बोल देते हैं कि प्रेसिडेंट रूल यहाँ पर लग गया है। और प्रेसिडेंट रूल कहाँ लगता है, आर्टिकल 356 के अंदर, ठीक है। अब दो कंडीशन हो सकती हैं 356 में, तो पहले बोल रहे हैं राष्ट्रपति शासन जब लगाया जाएगा यदि राज्य में ऐसी स्थिति आ जाए जिसमें राज्य की जो आपकी जो स्टेट की जो गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रावधान है जो बताई गई हैं उसके अनुसार चलाने में सक्षम ना हो, तो जो हमारा 356 है वो यहाँ पर लगाया जा सकता है। या फिर अगर इस जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसने अगर कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस यहाँ पे बताए हैं और उसको इम्प्लीमेंट करने में स्टेट गवर्नमेंट फील्ड हो जाती हैं तो राष्ट्रपति के ऐसा मान लेता है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सरकारें नहीं चला पा रही हैं और उस केस में भी यहाँ पर क्या लग जाता है, राष्ट्रपति शासन या जिसे हम प्रेसिडेंट रूल बोल देते हैं। अब देखिए राइटर के व्यू पॉइंट को भी यहाँ पर समझ लेते हैं और थोड़ा सा कंडीशन समझ लेते हैं कि जब आप बात कर रहे हैं यूनाइटेड किंगडम की तो वहाँ पे क्या सिचुएशन है। देखिए जब हम यूनाइटेड किंगडम की बात करते हैं तो आप एक चीज़ समझिए, क्या बोल रहे हैं, यूनाइटेड किंगडम जिसका मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वॉज अडॉप्टेड बाय आर कॉन्स्टिट्यूशन, वहीं पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग रेफरेंस दिए गए हैं। पहले डी बसु का यहाँ पर रेफरेंस दिया गया है, बात की जा रही है डी बसु ने अपने जो कमेंट्रीज हैं इन कॉन्स्टिट्यूशन की उसमें लिखा है दैट द पोजीशन ऑफ द गवर्नर इन दिस रिस्पेक्ट इज दैट ऑफ सोवराइन इन इंग्लैंड, ठीक है। वहीं जो सोवराइन कैन रिफ्यूज टू गिव हिज असेंट बट दिस राइट हैज़ नॉट बीन एक्सरसाइज सिंस द राइन ऑफ द क्वीन एनी, तो एक लाइन तो ये यहाँ पर मेंशन करें। वहीं ये बात कर रहे हैं जो वीटो है दैट कुड नाउ ओनली बी एक्सरसाइज्ड ऑन ministerial advice and no government would veto bill for which it was responsible। तो भाई यहाँ पर अगर आपने कोई भी कंडीशन दी है तो वीटो तो यहाँ पे नहीं लगाएंगे अगर गवर्नमेंट की साइड की बात है। एंड रिफ्यूजल ऑफ रॉयल असेंट ऑन द ग्राउंड दैट द मोनार्क स्ट्रांगली डिसअप्रूव्ड ऑफ बिल or that it was intensely controversial would be unconstitutional as well। So वॉट राइटर इज सेइंग हेयर, अगर आप इसको समझने की कोशिश करेंगे तो राइटर का व्यू पॉइंट क्या है कि गवर्नर जो इंडिया में है वो आप आज की डेट में देखेंगे तो वो एक तरीके का एब्सोल्यूट और सस्पेंसिव वीटो यहाँ पर वो एंजॉय करते हैं एक्सेप्ट ऑन दी मनी बिल बट नॉट दी पॉकेट वीटो, ठीक है। तो आपको पहली बात तो ये वीटोज के बारे में पता होना चाहिए ये क्या होते हैं। अलॉन्ग विद दैट ये बोल रहे हैं कि अगर गवर्नर एक्ट नहीं करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस में और एंड इफ़ ही कंटिन्यूसली सेट्स ऑन द बिल इनडेफिनिटली दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हैं जहाँ गवर्नेंस ऑफ द स्टेट कैन नॉट बी कैरीड ऑन इन द अकॉर्डेंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। तो भाई अपॉइंट किए हुए व्यक्ति किसके द्वारा हैं, ये गवर्नर को अपॉइंट करने वाला इंस्टीट्यूशन सेंटर है और अगर ये गवर्नर ही इस पर बैठ जाते हैं बिल पर और इस पर ना असेंट दे रहे हैं ना इसके बारे में कोई डिसीजन दे रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट
व्हाट इज़ हैपनिंग, जो स्टेट की गवर्नमेंट है वो संविधान के अनुसार नहीं चल पाएगी। और यहीं पे कहीं ना कहीं आप 356 की यूज़ करने की बात करेंगे, विच इज़ रॉन्ग। सो एक जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इस पर यहाँ पर होना ज़रूरी है, ताकि इस तरीके की जो कन्फ्यूजन्स हैं उनको दूर किया जा सके। सो आई होप ये आर्टिकल आपको यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल में बात की जा रही है इंडियन डिप्लोमेसी एंड द हॉर्सेस ऑफ इंटरेस्ट मोरालिटी। देखिए हुआ क्या है, अभी अपनी एक ऑफिशियल विजिट में आपको यूक्रेन की फर्स्ट डेप्यूटी मिनिस्टर जो हैं एमी, इनका नाम है एमी देस्पेरोवा, ठीक है, तो वो यहाँ इंडिया को विज़िट करी और उन्होंने कुछ बातें यहाँ पर हाईलाइट करी जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। ठीक है, ग्लोबल अफेयर्स को लेते हुए उन्होंने बात करी कि जब भी आप इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया एक कॉन्सेप्ट पे चलता है, मोरालिटी, है ना, और विश्व गुरु के कॉन्सेप्ट पे इंडिया हमेशा काम करता है। लेकिन जब बात आ जाती है उसकी फॉरेन पॉलिसी की, तो आप देखेंगे इंडिया बिल्कुल जैसे रशिया और यूक्रेन के मुद्दे पे इंडिया शांत रहा, तो कोई भी देश मोरालिटी पे चलते हुए या विश्व गुरु का जब वो सपना देख रही है, जब वो सोच रही है कि इंडिया एक विश्व गुरु बनना चाहता है, लेकिन आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर लोगों को परेशान किया गया है, मारा गया है, टॉर्चर किया गया, लाइक इन द केस ऑफ यूक्रेन। इंडिया ऐसे केसेस में आकर क्या हो जाता है, इग्नोरेंस क्रिएट करता है। ऐसे ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे जो क्राइम किए गए हैं उनको इंडिया इग्नोर कर रहा है। नाउ हाउ इंडिया इज सपोज टू बिकेम दी विश्व गुरु। अब ये पहला कोई इंसिडेंट नहीं है जहाँ पर इंडिया को अक्यूज़ किया जा रहा है, पास्ट में भी ऐसे बहुत इंसिडेंट हुए हैं। अगर आप बात कर लें जहाँ पे इंडिया को कोई स्टैंड ना लेने के कारण, या फिर कहीं पे जो ग्लोबल कम्युनिटी है उनका एक कोई और स्टैंड है और इंडिया का कोई और स्टैंड रहा है, वहाँ पर हमेशा इस तरीके के सवाल उठते रहे हैं। जैसे अगर आप बात करें यूएस का जो एक्शन था वियतनाम में, ठीक है, एंग्लो फ्रेंच इन्वेजन की बात करें 1956 में, ठीक है। इसके अलावा अगर आप बात करें सेज कैनाल का कंडीशन जो हुआ था, यूएस और वेस्टर्न डिप्लोमेट्स भी कई बार पॉइंट आउट करते जा रहे हैं कि इंडियन क्या करता है, साइलेंट रहता है जब भी बात आती है सोवियत ऑपरेशन की हंगरी में, या युगोस्लाविया में, या अफ़गानिस्तान में अगर हम बात कर लें, तो यहाँ पर बहुत सारी कंफ्यूजन हमेशा रही है और इंडिया हमेशा यहाँ पर क्या हो जाता है, साइलेंट हो जाता है। सो हाउ इंडिया इज़ सपोज टू बिकम दी विश्व गुरु। ओके, अब इंडिया का जो साइलेंस है सोवियत ऑपरेशन की आप बात कर ले, तो इंडिया अकेली ऐसी कंट्री नहीं है जो कोल्डली परसुए कर रहा है इंटरेस्ट वाइल बीइंग क्रिटिकल ऑफ अदर्स फॉर नॉट अडीरिंग टू ग्लोबल प्रिंसिपल, बट देयर आर सो मैनी अदर कंट्रीज इफ़ यू विल सी। तो सभी कहीं ना कहीं अपने प्रिंसिपल्स या अपने रिलेशंस को देखने के लिए यहाँ पर शांति बना के रख लेते हैं। कैसे, आप देख लीजिए बहुत सारे सीरियस ऑफेंसेस आपको देखने मिल जाएंगे। आप अफ्रीकन रीजन्स की बात कर लिए जहाँ पे आपको बहुत क्लियर कट इन्वॉल्वमेंट देखने के लिए मिल जाएगा, यूएसए का, यूके का, इनफैक्ट रशिया का। सो इंडिया ऐसे कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया का स्टैंड कुछ इसी तरीके का रहता है और इंडिया हमेशा इसके ऑपोजिट बात करता है। और रही बात वेस्ट स्टैंड की, तो अगेन यहाँ पे बात की जा रही है कि इंडिया क्या कर रहा है, इंडिया स्टैंड तो ले रहा है, लेकिन वेस्ट भी जो इंडिया को अक्यूज़ कर रहा है कि वो विश्व गुरु कैसे बनेगा, अगर वो चुप रह जाता है, तो सम हाउ समवेयर इंडियन जो अप्रोच है, इट डिड नॉट सीक टू प्ले एनी नेशनल कॉन्स्टिट्यूएंसी एंड कॉम्बैटिवली लैंग्वेज वॉज सेल्डम इफ इट वॉज ऑल यूज स्पेशली एट सीनियर पॉलिटिकल लेवल। सो जो एस जयशंकर की जब हम बात करते हैं, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने बहुत क्लियर कट मेंशन किया कि भाई जो वेस्टर्न परसिक्यूशन है उसके बारे में कोई दुनिया भर में कहीं पे बात नहीं होती, ठीक है। लेकिन चाहे आप अफगानिस्तान की कंडीशन देख लीजिए, लेकिन जैसे ही इंडिया के स्टैंड की बात आने लगती है सब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। सो व्हाट मिस्टर जयशंकर हैड सेड कि इंडिया आज की डेट में अगर आप देखिए तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है, राइट। इंडिया की डेमोक्रेसी की बात हर जगह होती है, इंडिया की डाइवर्सिटी की बात हर जगह होती है, एंड एवरीवन इज सेलिब्रेटिंग इंडियाज डाइवर्सिटी हार्मनी। सो देयर इज़ नथिंग कि जब हम विश्व गुरु बनने की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा वही बात बोलें जो सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न कंट्रीज़ को पसंद हो। इंडिया का अपना एक खुद का स्टैंड हो सकता है, और इंडिया इज़ क्लियरली नो, इंडिया हैज़ क्लियर आइडिया कि भाई उनको किस तरीके की डेमोक्रेसी चलानी है,
ये उसका एक्सटेंड क्या होना चाहिए, या उनके इंटरनेशनल रिलेशंस जो हैं बाकी कंट्रीज़ के साथ वो किस तरीके के होने चाहिए। चलिए आगे चलते हैं अगले आर्टिकल की तरफ। देखिए हिजबुल के जो चीफ हैं उनकी यहाँ पर प्रॉपर्टी को सीज कर लिया गया है बाय दी यूएपीए। तो क्या ये न्यूज़ पढ़ने लायक है? बिल्कुल नहीं। पढ़ने के लिए इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए यूएपीए क्या होता है। चलिए तो समझ लेते हैं। इनिशियली क्या हुआ कि इंडिया में जब सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी की बात की जाने लगी तो कॉन्स्टिट्यूशन ने 16th अमेंडमेंट एक्ट लेकर आया 1963 में, और पार्लियामेंट को ये अधिकार दे दिए गए कि वो किसी भी रीजनेबल कारण से रिस्ट्रिक्ट कर सकती हैं कुछ चीज़ें, जैसे क्या क्या, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट टू असेंबली पीसबली एंड विदाउट आर्म्स, एंड राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियंस। और इसी का रिजल्ट था कि आपको एक नया लॉ देखने मिला विच इज़ द अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट 1967 to prevent organization in India from engaging in the unlawful activities। अब अनलॉफुल एक्टिविटीज़ किसे बोलेंगे भाई? ऐसी कोई भी एक्टिविटी या एक्शन जिसको कोई इंडिविजुअल या कोई एसोसिएशन ले रही है और उनका मकसद ये है कि इंडिया की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है या इंडिया की जो सोवरेनिटी है उसको हार्म पहुंचाया जाए, ऐसी किसी भी एक्टिविटी को हम अनलॉफुल एक्टिविटी बोलते हैं। अब ये एक्ट जो है ये असाइन करता है एब्सोल्यूट पावर, पूरी पावर दे देता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, किसी भी पर्टिकुलर एक्टिविटी को एक ऑफिशियल गजट के द्वारा डिक्लेयर कर सकती है कि ये अनलॉफुल एक्टिविटी है। सो अब यूएपीए की हम बात करें तो देखिए यहाँ पर कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया गया। यहाँ बोल रहे हैं चाहे आप भारत के नागरिक हों चाहे आप विदेशी नागरिक हों, ठीक है, किसी को भी इसके थ्रू चार्ज किया जा सकता है, ये एप्लीकेबल है, ठीक है, दोनों व्यक्तियों के ऊपर। इफ़ इवन इफ द क्राइम इज कमिटेड ऑन अ फॉरेन लैंड, इनफैक्ट आउटसाइड इंडिया ऑल्सो। सो यहाँ पर डेथ पेनल्टी, लाइफ इम्प्रिजनमेंट हाईएस्ट पनिशमेंट के रूप में रखे गए हैं। इसी के साथ देखिए किसी भी व्यक्ति पे चाहे वो गवर्नमेंट सर्विसेज में हो या नहीं हो उसके ऊपर भी ये लग जाएगा। कोई भी व्यक्ति चाहे वो शिप में हो, देखिए चाहे वो एयरक्राफ्ट में बैठे हुए हों, इंडिया में रजिस्टर्ड हो या नहीं हो, किसी के ऊपर यहाँ पर यूएपीए के थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट उसे क्या कर सकती है, नोटिफाई कर सकती है किसी भी एक्टिविटी को अनलॉफुल, और किसी को भी इसके अंदर यहाँ पर चार्ज किया जा सकता है। सो यूएपीए के अंदर क्या होगा, चार्जशीट जो दर्ज की जाती है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम आप देखेंगे उसके चार्जशीट दर्ज होने की 180 दिन बाद, ठीक है, maximum 180 days after the arrest, and the duration can be extend further after the intimating the court। 2004 में यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट लाए गए जिसके थ्रू टेररिस्ट एक्ट को भी इसके अंदर डाल दिया गया और बैन कर दिया गया बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को जो इस तरीके की एक्टिविटीज़ कर रही हैं। जैसे आप देखेंगे तो खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स, या आप बात करें लश्कर तैयबा की बात कर लें, आप पीपल्स लिबरेशन आर्मी की बात कर लें, ऐसी मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की बात कर लें, जमायतुल मुजाहिदीन की बात कर लें, या तमिलनाडु लिबरेशन आर्मी की बात कर लें, तो ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूट हैं जिनको शेड्यूल 1 में इसके अंदर यूएपीए एक्ट के अंदर क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। सो 2004 तक के पहले क्या था, एक कोई भी अनलॉफुल एक्टिविटी रेफर की जा रही है या ऐसे एक्शन जो रिलेटेड टू द सेसेशन एंड द सेशन ऑफ द टेरिटरी, लेकिन 2004 के बाद जो टेरिटोरियल एक्ट है उसको भी इनके अंदर डाल दिया गया है। तो पार्लियामेंट ने क्लियर कर दिया कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन अमेंडमेंट बिल 2019 डेजिग्नेट करेगा किसी भी इंडिविजुअल एज टेररिस्ट ऑन सर्टेन ग्राउंड प्रोवाइडेड इन दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो अब ये इनके हाथ में है, ये किसी को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं ये जो एक्ट है ये पावर देता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जिसे हम एनआईए के नाम से भी जानते हैं, कि वो अप्रूव करेगा किसी भी तरीके की, भाई किसी की संपत्ति को सीज करना है, अटैच करना है, अगर इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इस तरीके का डाउट है कि ये क्या कर सकते हैं, यहाँ से भाग सकते हैं, तो एनआईए के पास ये अथॉरिटी है कि इसको क्या कर सकता है, सीज कर सकता है या प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है। साथ ही
ये जो ऑफिसर्स हैं एनआईए के, उनको ये पावर देता है कि वो कोई भी इंस्पेक्टर रैंक या उससे हाईएस्ट रैंक का अगर कोई व्यक्ति है, वो ऐसे केस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, चाहे उसमें टेररिज्म की हम बात कर लें। और जो टेररिज्म से रिलेटेड केस होते हैं वो कंडक्ट किए जाते हैं डीएसपी, एसीपी और इससे ज़्यादा की रैंक वाले ऑफिसर्स के द्वारा। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की यहाँ पर बात करें तो दे हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट अ सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल। याद रखिएगा, एक सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल भी यहाँ पर बनाया जाता है, जिसे अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन ट्रिब्यूनल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होगा, जो अपॉइंटमेंट है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा की जाएगी। एक जज होंगे जो कि हाई कोर्ट की पोजीशन, हाई कोर्ट जज की पोजीशन पे रहे हों। जितनी भी एक्सपेंसेस हैं इस ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, वो पूरे के पूरे सरकार के कंसोलिडेटेड फंड से दिए जाएंगे। कोई भी मैटर होता है इनकी परफॉर्मेंस या ड्यूटी से रिलेटेड, तो ट्रिब्यूनल शैल हैव द अथॉरिटी टू रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। ओके, सो यहाँ पर आप याद रखेंगे कि इनका एक ट्रिब्यूनल है, सिंगल मेंबर ट्रिब्यूनल होता है, कंसोलिडेटेड फंड के थ्रू जहाँ पे पेमेंट किया जाता है, एक्सपेंसेस बियर किए जाते हैं। और हाई कोर्ट के जो जज होते हैं उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है। सो आई होप यूएपीए के बारे में जितनी जानकारी थी वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात की जा रही है मलेरिया की। मलेरिया देखिए इज ऑल सेट टू बी नोटिफिएबल डिसीज अक्रॉस इंडिया इवन एज केस शोज अ डिक्लाइन। तो होने क्या वाला है, चलिए देख लेते हैं। हमें न्यूज़ नहीं पढ़नी है, हमें मलेरिया के बारे में यहाँ जानकारी लेनी है। मलेरिया देखिए एक मॉस्किटो बॉर्न इन्फेक्शन होता है, जिसको एक पर्टिकुलर टाइप का स्पीशी होता है, एक पैरासिटिक प्रोटोजोआन होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लास्मोडियम। तो पहले नाम आप ये याद रखेंगे। ये प्रीडोमिनेंटली इसको ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल एरियाज जो हैं अफ्रीका, साउथ अमेरिका और एशिया के आसपास, वहाँ पे आपको देखने मिलेंगे। हालांकि इसका जो ये जो प्रोटोजोआ है जिसकी हम बात कर रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, इसका जो सबसे पहला सबूत है वो आज से 30 मिलियन पहले ईयर्स पहले भी हमें मिल चुका है। हालांकि जो एक्चुअल डिस्कवरी है इस पैरासाइट को खोजने की, वो जाती है चार्ल्स लुइस एल्फनीज लेवरिन को, जो कि फ्रेंच फिजिशियन है, और इसीलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था 1907 में फॉर हिज फाइंडिंग। अब अगर हम मलेरिया के कॉजेज़ की बात करें तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे जो मलेरिया वेक्टर हैं एनोफिलीज स्टेफेंसीज, इनके काटने से ये हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंज के शेयर करने से हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को ऑलरेडी मलेरिया है और ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन किया जा सकता है तभी भी ये होगा। ट्रांसफ्यूजन, और मदर से बेबी में जो बच्चा जिसका जन्म नहीं हुआ है और होने वाला है, वहाँ पर भी इसके आप देखेंगे तो ये क्या हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है। अब मलेरिया की एक वैक्सीन है जिससे कई बार सवाल एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो इसका नाम है RTS। ठीक है, ये इसका लैब इनिशियल है, बट जो इसका इसका जो ब्रांड है वो आप देखेंगे मॉस्क्यूरिक्स इसका ब्रांड है। तो ये वैक्सीन हैज़ पास्ड लेंथी साइंटिफिक ट्रायल्स दैट फाउंड टू बी सेफ एंड रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ मलेरिया बाय नियरली 40%, जो कि अभी तक का बेस्ट रिकॉर्ड है जितनी भी वैक्सीन यहाँ पर टेस्ट की गई हैं। ग्लैक्सो स्मिथ क्लिन GSK कंपनी ने इसको यहाँ पर बनाया है। यूरोप की एक मेडिसिन एजेंसी है जो इसके ऊपर काम कर रही है, और अभी इसका आप देखेंगे तो इसका ट्रायल फेज ही चल रहा है। हालांकि कोई बहुत तो ज़्यादा अच्छी वैक्सीन आज की डेट में कंट्रीज़ के पास नहीं है, जिसकी वजह से आप देखेंगे बहुत सारी कंट्रीज़ स्पेशली इंडिया और ट्रॉपिकल रीजन की जो कंट्रीज़ हैं वो मलेरिया से बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप सारे आर्टिकल आपको यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। किसी भी डाउट अगर आपको आता है किसी भी प्रकार का, तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे उसके बारे में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू नेवर मिस एनी अपडेट्स. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you tomorrow.